थी। सो राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अग्रवाल एजुकेशन में। मेरा नाम है सचिन। मैं शुरू करने जा रहा हूं जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे जामिया के बीएड, डीएलएड और एलएलबी और गवर्नमेंट जॉब के सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी, सीजीएल और रेलवे में रेगुलरली पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को काफी डीपली एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ मैच बॉक्स कंटेंट्स, यानी मैच बॉक्स के साइड पर क्या होता है। तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि डिस्कवरी किसने की थी मैच बॉक्स की। तो ये की थी जॉन वॉकर ने की थी। कब की थी? 1826 में की थी। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे, यानी यूके के थे। ओके, अब मैच बॉक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो दो चीजों पे बेस्ड होता है। एक टिप, यानी टिप किसकी? मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली का ये आगे वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं हेड ऑफ द मैच स्टिक। दूसरा बेस, बेस किसका? ये मैच बॉक्स का बेस, यानी ये वाला। क्वेश्चन में यही पूछा है कि इस पर क्या होता है, इस बेस पर क्या होता है। पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूं कि टिप पर क्या होता है, बेस पर क्या होता है और किस प्रोसेस की वजह से जलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टिप से स्टार्ट करते हैं। टिप में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक पोटेशियम क्लोरेट KClO3 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। दूसरी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड Sb2H3। ये दोनों चीजें आपस में एक साथ रहें, कंबाइंड रहें, इसलिए इसमें थोड़ा सा एनिमल ग्लू मिला देते हैं। एक टिप की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। बेस में क्या होता है? इस बेस में भी दो चीजें होती हैं। पहली पाउडर्ड ग्लास, दूसरा रेड फास्फोरस। तो आंसर तो हमें इस क्वेश्चन का मिल गया। इसमें क्या होता है? रेड फास्फोरस इस बेस में होता है। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। तो ये दोनों चीजें भी आपस में एक साथ कंबाइंड रहे, इसलिए इसमें क्या मिला देते हैं? इसमें भी थोड़ा सा एनिमल ग्लू मिला देते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी टिप और बेस की क्या क्या होता है। अब बात करते हैं किस प्रोसेस की वजह से माचिस की तिल्ली जलती है। ठीक है, जब माचिस के बॉक्स पर माचिस की तिल्ली को स्ट्राइक किया जाता है, यानी रगड़ा जाता है, तब माचिस के बॉक्स पर जो रेड फास्फोरस होता है वो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? व्हाइट फास्फोरस में। और हमें पता है जो व्हाइट फास्फोरस होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एयर के प्रेजेंस में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये माचिस की तिल्ली में जो पहली चीज होती है पोटेशियम क्लोरेट, उसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? क्या पैदा करता है? हीट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो हीट ये प्रोड्यूस हुई है, पैदा हुई है, ये क्या करती है? जो माचिस की तिल्ली में दूसरी चीज होती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, उसको जलाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या काम करता है? ऑक्सीजन माचिस की तिल्ली को जलाने में मदद करता है। यानी सारी चीजें काम करें, कोई चीज फालतू नहीं है। तो जब भी हम माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो ये एक्चुअली में क्या जला? ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जला। ठीक है, अब दूसरी बात दिमाग में आती है कि इसको टच करने पर माचिस की तिल्ली क्यों नहीं जलती, इसको रगड़ना ही क्यों पड़ा, स्ट्राइक क्यों करना पड़ा? वो इसलिए माचिस की तिल्ली का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। यानी रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस माचिस की तिल्ली को जो जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए। वो कब मिलता है? जब माचिस की तिल्ली को इस पर स्ट्राइक किया जाता है, जिससे क्या होता है? एक फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, जिसकी वजह से रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। व्हाइट पोटेशियम से रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ और हीट पैदा करता है। हीट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को जला देता है। तो हमें पता भी नहीं चलता जलाने स्ट्राइक करने पे कि एक साथ इतना सारा काम हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट इससे मैच बॉक्स के बारे में क्लियर हो जाता है। अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई बॉडी, कोई वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी पर तैर रही है। आगे इफ द टेम्परेचर रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस देन द बॉडी विल हैव, अगर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो बॉडी के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए है सम मोर पार्ट ऑफ इट सबमर्ज अंडर वाटर, यानी बॉडी का थोड़ा सा और पार्ट पानी में डूब जाएगा। बी सिंक कम्प्लीटली, बॉडी पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। सी सिंक फर्स्ट एंड देन फ्लोट, यानी पहले डूबेगी फिर फ्लोट करने लगेगी, तैरने लगेगी। डी फ्लोट फुली, पूरी तरह से तैरने लगेगी। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको इसको पेज पे समझाता हूं। तो मान लो ये पानी है, यहाँ पे कोई बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी इस पानी पे फ्लोट कर रही है, यानी तैर रही है। कब तैर रही है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और हमें पता है कोई बॉडी पानी पे तभी तैर पाती है जब बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है? कम होती है। यानी बॉडी की डेंसिटी कम, पानी की डेंसिटी ज्यादा, तभी वो तैर पाती है। ओके, अब क्वेश्चन ने आगे बोला कि पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमें पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब दूसरी बात, पानी और बर्फ में डेंसिटी कम किसकी होती है? तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, बर्फ की डेंसिटी कम होती है। इसी वजह से बर्फ भी पानी पर तैर पाती है। आपने देखा होगा समुद्र में बर्फ आराम से पानी पर तैर रही होती है, डूबती नहीं है। ठीक है, अब जो यहाँ पे बॉडी थी उसकी डेंसिटी पे यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बॉडी की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम है इसलिए इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी ज्यादा है और ये बॉडी क्या होगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, यानी कि सम मोर पार्ट ऑफ इट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, यानी बॉडी का थोड़ा सा और पार्ट बर्फ के अंदर आ जाएगा। ठीक।
तो यह बात क्लियर होगी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, पानी की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा थी, बॉडी की कम थी, तो इसलिए बॉडी फ्लोट कर पा रही थी। यहाँ पे बर्फ की कम है, बॉडी की ज्यादा है, इसलिए बॉडी थोड़ी सी नीचे आ गई। ओके, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, ये कैसे पानी पर तैर रहे होते हैं, डूबते क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बायंसी। ठीक है, इसमें जो फोर्स लगता है वो होता है बायंट फोर्स, जो पानी बॉडी पर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है और सभी को पता है इसे कहाँ यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इसे गाड़ियों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीएनजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट है, मेन चीज क्या है और किससे से बनाया जाता है, तो ये मीथेन होती है। यानी इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस है और ये एक एल्केन हाइड्रोकार्बन भी है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। एलपीजी कंटेन्स, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म है और कहाँ यूज किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल यानी घरों के जो सिलेंडर होते हैं इंडियन भारत के, उसमें से यूज किया जाता है। एलपीजी बनती कैसे, एलपीजी दो गैसों से मिलकर बनती है, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें ब्यूटेन दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज, यानी सरफेस ऑफ अर्थ या फिर अर्थ क्रस्ट भी बोला जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन मेटल के लिए पूछा गया है, पर मैं आपको पहले एलिमेंट के बारे में बता देता हूं, जिससे आपका एलिमेंट भी और मेटल दोनों क्लियर हो जाएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन एलिमेंट के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, पहला ऑक्सीजन होता है, कितना 46.6%। दूसरा सिलिकॉन होता है, SI से डिनोट करते हैं, कितना 28.2%। तीसरा एल्यूमिनियम होता है, कितना 8.1%। चौथा आयरन होता है, कितना 5.63%। तो ये तो जब बात आती है एलिमेंट की, सबसे ज्यादा पाया जाने एलिमेंट कौन सा है, तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा आयरन। ठीक है, अब ये क्या है, एक नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड होता है। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। आयरन भी क्या है, एक मेटल है। तो जब भी क्वेश्चन एलिमेंट पूछा जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पाया क्या जाता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर, कितना 46.6%। अब अगर पूछा जाए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तब हम देखेंगे ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड है। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। तो हमसे क्वेश्चन मेटल का ही पूछा गया था, सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल, वो है एल्यूमिनियम। तुम्हारा आंसर तो हमें मिल गया। ओके, अगर क्वेश्चन अर्थ के एटमॉस्फेयर पूछा जाए, ये क्वेश्चन तो अर्थ की क्रस्ट यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे पूछा था। अगर क्वेश्चन अर्थ के एटमॉस्फेयर पूछा जाए, यानी अर्थ एटमॉस्फेयर, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, कितना 78%। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है और नॉन मेटल है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, कितना 21%। ये भी क्या है, एक गैस है और नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर होगी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या आंसर देना है। जब एलिमेंट में क्वेश्चन आएगा तो मेटल पूछे, नॉन मेटल पूछे या मेटलॉइड, हमें सब पता चल गया। ठीक है, स्टार्ट 6 है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी आयरन की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी होती है। तो आयरन की जब सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो होती है रॉट आयरन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी सही हो जाएगा। लेकिन कास्ट आयरन, पिग आयरन और स्टील के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमें आयरन मिलती है पहले, पिग आयरन, वो कहाँ से मिलती है, ब्लास्ट फर्नेस से मिलती है। उसमें 3 तरह की रिएक्शन होती है, एक अपर पार्ट में, एक मिडिल पार्ट में, एक लोअर पार्ट में। तो जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें आयरन मिलता है वो था पिग आयरन, और पिग आयरन सबसे खराब फॉर्म आयरन की होती है। ठीक है, पिग आयरन को जब हीट किया जाता है तो मिलता है हमें कास्ट आयरन। कास्ट आयरन थोड़ी सी अच्छी होती है पिग आयरन से। कास्ट आयरन को हीट करने मिलती है हमें रॉट आयरन, जो सबसे अच्छी आयरन की फॉर्म होती है। ये हम किस बेस पे यानी किस आधार पे कह सकते हैं कि ये आयरन की फॉर्म अच्छी है, ये आयरन की फॉर्म अच्छी है, तो जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज जितनी कम होगी वो आयरन उतना ही अच्छा होता है। पिग आयरन के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 4.5% होती है, यानी 4.5% होती है। कास्ट आयरन के अंदर 3% होती है और रॉट आयरन के अंदर 0.5% से भी कम होती है। इसी वजह से रॉट आयरन सबसे अच्छी आयरन की फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर हो जाएगा। और स्टील क्या है, आयरन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। इसमें आयरन की परसेंटेज 98% रहती है और कार्बन की 2% रहती है। एक स्टील है, एक होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होती है, जिसपे जंग नहीं लगती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। कार्बन की परसेंटेज उसमें बहुत कम रहती है, बहुत ही कम होती है, इस वजह से उसमें जंग नहीं लगती और स्टेनलेस स्टील कहलाती है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लैटिन नेम ऑफ सोडियम क्या होता है। यह अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एलिमेंट्स के लैटिन नेम। तो सोडियम के क्या होता है लैटिन नेम, नेट्रियम होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी के बारे में पढ़ लेते हैं। कैलियम किसका होता है, पोटेशियम का होता है।
कपरम किसका होता है? ये कॉपर का होता है। ऑप्शन ए स्लोनियम, ये किसी का भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से 18 ग्राम वाटर, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम ऑक्सीजन और 16 ग्राम मीथेन में से सबसे ज्यादा एटम किसके पास होंगे। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसके निकालने का एक मेथड होता है जिसके 2 स्टेप होते हैं। पहला मोल निकाल लो, उसके बाद मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो। मोल क्यों निकालने पड़ते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, और ये हमें कहाँ से मिलता है? मोल कॉन्सेप्ट से मिलता है। 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। यानी अगर मैं बात करूँ 1 मोल एटम तो कितना एटम होगा? 6.022 इंटू 10 टू 23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल कितना? 6.022 इंटू 10 टू 23 मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से हमें पहले मोल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ऑप्शन ए है हमारा 18 ग्राम वाटर, तो इसका ठीक है, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल को किससे डिनोट करते हैं? एनसी से डिनोट किया जाता है। मोल इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट को W से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ओके, फॉर्मूला बन जाता है N इक्वल टू W/M। पहले मोल निकाल लेते हैं, उसके बाद मोल से ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल को ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल N से, एवोगैड्रो नंबर को N0 से करते हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सभी को पता होती है, कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। आयंस हमारे क्या आते हैं? कैटायन और एनायन आते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहला ऑप्शन था हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें हम पहले मोल निकाल लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे कि 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर था क्वेश्चन, तो पहले निकाल लेते हैं मोल। N इक्वल्स टू जो यहाँ पे वैल्यू दी जाती है वो हमारा एटॉमिक वेट होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट ऊपर रख लिया, उसके बाद नीचे मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा वाटर का? 18 ही होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा 18 ग्राम वाटर में कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। अब मोल निकल गया, अब नंबर पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर पार्टिकल क्यों निकालने पड़ते हैं? जैसे कि मान लो एक ठेला है, उसमें बहुत सारे केले रखे हुए हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने दर्जन केले रखे हुए हैं तो हमें उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ केले कैसे बता सकते हैं? हमें पता है एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो अगर हमें ये पता चल गया टोटल नंबर ऑफ दर्जन केले कितने हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट नंबर ऑफ केले बता सकते हैं। उसी तरह अगर हमें ये पता चल जाए कि 18 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हम उसको बाद में 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से क्यों? वाटर के अंदर 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, 3 से बाद में मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम वाटर में बता सकते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो N की जगह 1 आ गया, इक्वल्स टू नंबर पार्टिकल्स निकालना ही है हमें। ठीक है, P देख देता हूं, नंबर पार्टिकल्स, P मतलब पार्टिकल। ओके, शॉर्टकट में N0 को N0 रख देते क्योंकि कैलकुलेशन करने में वैल्यू बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम लगेगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा? 1 N0 आ जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए? 1 N0 आ गए। ओके, अब हमें पता है वाटर के अंदर 3 एटम होते हैं, तो 18 ग्राम वाटर में टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 N0 यानी कि N0 को कितना आ गया? 3 N0 आ गया। ओके, ऑप्शन बी है हमारा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें चेक करते हैं क्या 3 N0 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो इसमें भी पहले मोल निकालना पड़ेगा। N इक्वल्स टू ये कितना है? एटॉमिक वेट 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। मास नंबर कितना होता है? 16। 1 का 16 हो गया, यहाँ पे 2 एटम है तो कितना हो जाएगा? 32। 16 को 32 से स्टार्टिंग कितना आ जाएगा? 0.5। तो यहाँ पे तो कितना निकला? 0.5 यानी कि आधा मोल निकला। पहले वाले में 1 निकला था, इसमें आधा निकला है। इसमें नंबर पार्टिकल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं। N इक्वल्स टू क्या करना होता है हमें? N को N0 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो N कितना आया हमारा? 0.5 आया। ठीक है, N0 क्या? N0 ही रख देते, कैलकुलेशन लंबी ना होता कि। तो ये कितना आ गया? 0.5 N0 आ गया। ओके, अभी इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? इस 0.5 N0 को। 0.5 इंटू N0 कितना आ जाएगा? 0.5 को 2 से करने पे 1 N0। तो वहां पे तो 3 N0 आया था पहले, उससे तो एक कम ही आया है, तो यानी कि तो कम है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी के 2 ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी था हमारा 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको भी निकाल देते हैं, मोल निकाल लेते हैं। 44 अपॉन में कितना आ जाएगा? 32 होगा। तो इसको इससे कैलकुलेट करने पे कितना आता है? 1.8 समथिंग आ जाता है। तो मोल कितना आ गया? इस बार थोड़ा मोल ज्यादा आया है। ठीक है, अब नंबर पार्टिकल निकाल लेते हैं। कैसे? N इक्वल्स टू N/N0 होता है। तो N को मल्टीप्लाई N निकालने के N को N0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। N कितना आ गया?
1.8 आ गया। अब एन नोड को कर दो तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए टोटल 1.8 एन नोड आ गए। अब इसमें भी ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें इन 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 2, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया और ये 1.8 एन नोड तो कितना हो गया 3.6 एन नोड। तो फिलहाल तो सबसे ज्यादा यही आया है, यानी ये तो ये हो सकता है। अब रहेगा डी ऑप्शन, उसको चेक कर लेते हैं। ओके, डी ऑप्शन क्या था 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। ठीक है, तो इसमें भी पहले मोल निकाल लेते हैं। 16 अपॉन में ये मीथेन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 12 + 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो n = 1, यहाँ तो उससे पिछले वाले से तो कम निकला है 1.8 से, तो क्या ये ज्यादा होगा या फिर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। n = n × n नोड, n कितना हो गया 1 n नोड ये, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 n नोड आया है तो ये तो पिछले वाले से तो कम हो गया। पर मीथेन में कितने एटम होते हैं टोटल 5 एटम होते हैं। कैसे, एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 कितने हो गए 5 × 1 एन नोड, यानी कि एन नोड, तो 5 एन नोड आ गया। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, यही हो गया। और एन नोड क्या है 5 × 6.022 × 10⁻23, ये इतने टोटल नंबर हमारे एटम्स होंगे। ठीक है, तो यही आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखने में तो लग रहा था ये नहीं होगा, पर यही हमारा सही आंसर निकल गया है। तो इसलिए अगर मैं इसको सॉल्व करके रखता बार एन नोड को तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं किया। ये तो होगी बात अगर हमें सॉल्व करना हो, लेकिन अगर हमें शॉर्टकट MCQ में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसको करने के लिए वही पहले तो n निकाल लो सबसे पहले तो। ठीक है, n निकाल लो। उसके बाद जब n = n = n नोड होता है तो हमें n निकालना होता है। n ज्यादातर केस में 1 आएगा, 0.5 या 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो उसको यहाँ पे रखो और फटाफट से n को निकालने के लिए n को n नोड से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, कैसे n × n नोड को बार बार यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ। और इतना याद रखना कि वाटर पूछा तो 3 एटम होते हैं, ऑक्सीजन 2, वो चेक कर लो। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन निकाला जा सकता है, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलियो वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय, जो पोलियो की वैक्सीन थी उसे किसने डिस्कवर किया था। तो उसे डिस्कवर किया था जोनास साल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कब किया था 1854 में किया था। ठीक है, कहाँ के थे ये, USA के थे। तो बाकी के ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है लुईस पास्चर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। कब बनाई थी 1860 में बनाई थी। कहाँ के थे ये, फ्रांस के थे। ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, या कहूँ पेनिसिलिन बनाई थी। कहाँ के थे ये। ऑप्शन डी है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं 4 होते हैं, कौन कौन से, ABO AB, तो स्टार्टिंग जो 3 है ABO उसकी खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी 1900 में की थी। ओके, अब जो चौथा है AB उसकी खोज 2 साल के बाद डेकेस्टेलो एंड एस्टेटल ने की थी, यानी 1902 में की थी। ठीक है, अब बात चलिए तो बता देता हूँ यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है। जो यूनिवर्सल डोनर होता है यानी वो सबको दे सकता है, वो कौन सा होता है, वो O ग्रुप का होता है। O में भी कौन सा होता है, O नेगेटिव होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। O पॉजिटिव तो कॉमनली मिल जाता है, O नेगेटिव नहीं मिलता। तो O नेगेटिव क्या है, सबको दे सकता है, अपना ब्लड सबको दे सकता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, जो सबका ले सकता है, वो कौन सा होता है, AB ग्रुप का होता है। AB में भी कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव। AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, उसके लिए फायदा होता है, वो किसी का भी ले सकता है। ठीक है, पर दे सिर्फ AB पॉजिटिव वाले को ही सकता है, वो ले सबका सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया, O नेगेटिव, और एक्सेप्टर AB पॉजिटिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि हम समुद्र के पानी में से प्योर वाटर को कैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शंस हैं फिल्ट्रेशन से, इवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, यानी अगर पानी को फिल्टर कर दे तो क्या प्योर वाटर मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेट करा दें तो क्या प्योर वाटर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी है डिस्टिलेशन, क्या इसकी मदद से हम प्योर वाटर को निकाल सकते हैं, हाँ इसकी मदद से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टिलेशन क्या एक सेपरेटिंग टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है लिक्विड मिक्सचर, जैसे कि लिक्विड प्लस लिक्विड है, या फिर सॉलिड प्लस लिक्विड, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, तो उसमें से सॉल्ट और वाटर को अलग किया जा सकता है। तो डिस्टिलेशन की मदद से ऐसा किया जा सकता है। इसमें क्या होता है और कैसे करते हैं, तो इसमें बेसिकली सी वाटर को हीट करेंगे, पहले कितने पर हीट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। यही फर्क होता है इवापोरेशन और डिस्टिलेशन के अंदर। ठीक है, हीट इवापोरेशन भी करते हैं, लेकिन
उसमें बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे काम करता है। जैसे कि हमारे कपड़े जो धूप में सूखते हैं उसके लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिस्टिलेशन के लिए क्या है, हमारे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करता है। जिससे क्या होता है, जो वाटर होगा, सी वाटर, वो वेपर में कन्वर्ट होगा और एक कंडेंसर लगाया जाता है जिसमें क्या होता है, पानी को थोड़ा ठंडा किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिसकी वजह से जो वेपर्स होंगे वो लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होंगे और एक अलग से बीकर में आके कलेक्ट हो जाएंगे। और सॉल्ट जो रहेगा वो हमारे सिर्फ बीकर में, पहले वाले बीकर में रह जाएगा जिसमें हम लोग हीट कर रहे हैं, तो सॉल्ट उसी में रह जाएगा और जो वाटर होगा वो अलग से एक बीकर में मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्ट और वाटर अलग हो जाएंगे। इसी वजह से डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग सी वाटर में से प्योर वाटर को निकाल सकते हैं, जबकि इवोपोरेशन से ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। और जो ऑप्शन डी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो क्या है, लिक्विड मिक्सचर जो होती है उसको अलग करने का प्रोसेस होता है। वो कब काम करता है, वो तब काम करता है जब दोनों लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 20 केल्विन से कम है। सो फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।